हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुकृति। आपका स्वागत है स्काई इज द लिमिट पर। आज की जो वीडियो है वो बेहद ख़ास होने वाली है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम हम स्काई इज द लिमिट पर एक गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं। हाल ही में यूपीएससी सीएससी 2024 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए और उसमें रैंक 91 हासिल करने वाले मिस्टर मनु गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू स्काई इज द लिमिट, सर। Thank you, Sukriti, for inviting me to this podcast. I'm really glad to be a part of it. It's an honor to have you here. So, Mr. Garg is a person with visual disability, यानी कि ये देख नहीं पाते हैं और इनके बहुत सारे इंटरव्यूज जो हैं वो आपने सुने होंगे यूट्यूब पर, डिफरेंट चैनल्स पर। लेकिन आज जो हम इंटरव्यू करने वाले हैं, हमारी कोशिश है कि ये थोड़ा सा अलग हो, डीप हो, उनकी यूपीएससी स्ट्रैटेजी से हट के डेली लाइफ में उनके डिफरेंट चीज़ों पे क्या विचार हैं, उन पे बात होनी चाहिए। So, I would just like to start by asking you as if how far disability is a part of your identity. While I was, trying to prepare कि कैसे introduce करना है, तो मैं एक confusion में थी कि मुझे whether ये चीज़ बतानी चाहिए कि that you are a person with disability or not, because you are or not a person with disability, that doesn't matter in front of your merit, but then that matters also क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन इसलिए लेंगे बिकॉज दे माइट बी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड यू माइट बी अ सोर्स ऑफ अवेयरनेस फॉर देम। सो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम बैलेंस बना सकते हैं विद डिसेबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी? कितना पार्ट होना चाहिए ये हमारी आइडेंटिटी का? आई बिलीव कि डिसेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आइडेंटिटी का, क्योंकि ये हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है लाइफ के प्रति, वो चेंज कर देता है। जो हमारी डेली लाइफ की रूटीन होता है, जो भी हम चीजें करते हैं, जो हमारे डेली चोर्स होते हैं, वो डिसेबिलिटी से कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। नॉट पर्टिकुलरली सेइंग कि नेगेटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंस में, बट वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होते हैं। तो इन द सेम वे जब मैं 8th क्लास में था तब मुझे पहली बार पता लगा कि आई एम फेसिंग सर्टेन डिसेबिलिटी और आई एम नॉट एबल टू रीड और राइट द क्लास नोट्स और ब्लैक बोर्ड थिंग्स। उस टाइम पे मेरे अंदर खुद में एक स्टिग्मा था कि शुड आई एसोसिएट माई सेल्फ विद डिसेबिलिटी, और अगर मैं एक पर्सन विद डिसेबिलिटी कहलाऊंगा तो लोग मुझे कुछ कम समझेंगे, इन्फीरियर समझेंगे, या फिर एक स्टिग्मा अटैच्ड होगा, या फिर एक स्टीरियोटाइप है कि डिसेबल्ड है तो या तो बहुत एम्पैथेटिक व्यू से देखते हैं लोग, या फिर बहुत एपैथेटिक व्यू से देखते हैं कि या तो इनसे कुछ नहीं हो पाएगा मानते हैं, या फिर ये लोग तो भगवान ऐसे मानते हैं। हम्म। तो उस टाइम पे मेरे अंदर भी एक डिलेमा था कि वेदर शुड आई एक्सेप्ट इट और शुड आई नॉट। बट विद टाइम जब मैं और लोगों से मिला जो जिनके पास सिमिलर प्रॉब्लम्स थी या सिमिलर ऑब्स्टिकल्स थे जैसे मेरे पास थे, या फिर जो सेम चीज से फेस कर रहे थे, तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट अ थिंग जिससे आप शर्मिंदा महसूस करें या फिर अशेम्ड फील हो। हम्म। ये आपका जैसे पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे कि और कोई इंसान अगर बुक देख के पढ़ रहा है तो हम बस उसको सुन के पढ़ रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर से थ्रू पढ़ रहे हैं। हम्म। तो वी आर लिविंग द सेम लाइफ, बट अपना तरीका डिफरेंट है। तो इसको एक्सेप्ट डेफिनेटली करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, सो एक्सेप्ट करने की आपने बात कही है, इसी से रिलेटेड मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल होगा कि एक तो एक्सेप्टेंस होता है और एक सरेंडर होता है, इसके बीच में हम लाइन कैसे ड्रॉ करें? एज इन, मैं जो पूछना चाह रही हूँ, लेट मी जस्ट इलेबोरेट ऑन दैट कि इफ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आप कुछ काम डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, मे बी उसके लिए अल्टरनेटिव्स भी टेक्नोलॉजी में अभी अवेलेबल ना हो, ऐसे भी कुछ काम हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग। सो दूसरी एक ये तरफ है कि ये हमें एक्सेप्ट करना है कि कुछ काम नहीं हम कर पाएंगे, बट इफ वी गो बाय द द एडवाइस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी तो ये कहेगी कि आप तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। सो एक पर्सन जब इस सिचुएशन में लैंड हो, वो कैसे डिसाइड करे कि मुझे एक्सेप्ट क्या करना है, कि लिमिटेशंस को कैसे एक्सेप्ट करना है और कैसे उन पे सरेंडर कर देना है कि कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बीच में कैसे लाइन ड्रॉ की जाए? जो ये नोशन है या फिर एक कॉन्सेप्ट है परफेक्शन का, यहीं से ये चीज आती है कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को देखें या किसी भी ह्यूमन बीइंग को देखें, तो उनमें डेफिनेटली कुछ चीजें होती है जो वो कर सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो नहीं कर सकते। अब जैसे आप किसी भी कोई बिल्कुल ही बॉडी बिल्डर हो या कुछ भी हो, तो हो सकता है वो किसी और चीज में उतना केपेबल ना हो या फिर वो चीज ना कर पाए। इन सिमिलर वे
हमारी लाइफ में भी कुछ चीजें हैं जो हम कर पाएंगे अच्छे से और कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम्म। ये सिमिलर टू एनी अदर इंडिविजुअल और एनी अदर ह्यूमन बीइंग, कुछ सेट ऑफ चीजें होती ही हैं जो दोनों एरियाज में लैंड करती हैं। तो हमें बिल्कुल सरेंडर नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कैपेबिलिटीज, अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी के हेल्प से काफ़ी चीज़ें तो हम कर पा रहे हैं। तो वैसे ही उन डोमेन में ऐसी कुछ चीज़ें जो हम कर पा रहे हैं, वो हम जितना कर सकते हैं उतना परफेक्शन पे उनको लेके जाएँ और अपना बेस्ट दें उस चीज़ के अंदर, वो मैटर करता है एट द एंड। तो सरेंडर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे भी बहुत सारे करियर प्रोस्पेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कितने एग्ज़ाम्पल्स अपने आस-पास देख रहे हैं जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन पा रहे हैं, अच्छे सिविल सर्वेंट्स हैं, या फिर और किसी भी फील्ड, स्पोर्ट्स पर्सन है, एवरी फील्ड में वो पॉसिबल है। तो किसी एक हिंड्रेंस को हमें और अपने दूसरे स्पेयर्स ऑफ लाइफ के अंदर स्पिल ओवर नहीं करना चाहिए। राइट। एक एक्सट्रीम ये भी आता है जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, दैट इज डिसेबिलिटी प्राइड, एज एन आई एम प्राउड टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये हमें और सेंस में भी मिलता है, जेंडर में भी मिलता है कि आई एम प्राउड टू बी अ वुमेन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डज दैट really a source of pride? That should that be a source of pride for you? आई थिंक ये काउंटर करने के लिए आता है कि एक तरफ ये ओपिनियन दिया जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसको काउंटर करने के लिए कहते हैं कि नहीं, आई एम प्राउड ऑफ दैट। बट इज दैट रियली वर्थ इट, और यू थिंक देर इज समथिंग कॉल्ड मेरिट, और कुछ चीजें, क्राइटेरिया हैं जिन पे हमें प्राइड फील करना चाहिए, या फिर यू थिंक इट इज इन इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ प्राइड? मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं पॉलिटिकल साइंस की एनालॉजी देना चाहूंगा यहाँ पे। एक पॉलिटिकल साइंस के थिंकर है एंटोनियो ग्राम्सकी। कि किसी भी सोसाइटी में कल्चरल हेजीमनी होती है एक पर्टिकुलर आइडिया की, जैसे कि वो आइडिया कैपिटलिज्म का हो सकता है या किसी भी चीज का हो सकता है। तो अगर हमें उस आइडिया को ब्रेक करना है या फिर अपने आइडेंटिटी को असर्ट करना है, जरूरी है कि हम अपने आइडेंटिटी पे प्राइड फील करें। जैसे कि वो प्लोरिटेरिएट के लिए बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट की अगर उनको आइडेंटिटी ब्रेक करनी है, तो कैपिटलिस्ट को अपना काउंटर नैरेटिव चलाना पड़ेगा। इसी लाइंस पे अमेरिका में ब्लैक इज ब्यूटीफुल नाम का नैरेटिव स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस टाइम तक ये था कि व्हाइट जो हेजेमनी रहेगी वो सुपीरियर है, कुछ व्हाइट सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट था। तो ब्लैक ने अपना अलग नैरेटिव निकाला कि ब्लैक इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो इन द सिमिलर वे, जहाँ पे ये पूरा सोसाइटी एबलिस्ट है और ये एबलिज्म को प्रमोट करता है, तो वहां पे डिसेबिलिटी प्राइड नाम की चीज इसलिए आती है ताकि वो काउंटर नैरेटिव सेट कर पाए कि केवल जो एबलिस्ट है या जो फुली बॉडीली एबल्ड है, केवल वही काम नहीं कर सकते। वी आर ऑल्सो एट पार। कुछ हिंड्रेंसेज हैं बट वी कैन ओवरकम दोज हिंड्रेंसेज एंड वी कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ लाइक दे डू। तो ये चीज को असर्ट करने के लिए आई थिंक डिसेबिलिटी प्राइड का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था समाज। ओके, बट डू यू थिंक कि इस पे कुछ रिस्ट्रेंट भी होना चाहिए? वी शुड नॉट जस्ट बी कन्फाइंड टू टेकिंग डिसेबिलिटी प्राइड एंड नॉट डूइंग समथिंग प्रैक्टिकल दैट कम्स टू द ग्राउंड? वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दैट? डिसेबिलिटी प्राइड जो है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ताकि काउंटर नेटिव सेट हो पाए। बट साथ ही में इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम मेरिटोक्रेसी को भी फोकस करें ताकि सोसाइटी में हम कंट्रीब्यूट कर पाए एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और एज अ पर्सन विद नॉन डिसेबिलिटी। वो कंट्रीब्यूशन जो होता है हमारी साइड से वो बहुत जरूरी है। जैसे कोई पीस ऑफ वर्क है जो हम इजीली कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज वी आर पर्सन विद डिसेबिलिटी हम उसको अगर इग्नोर कर दें, हम ना करें कि कोई और कर लेगा या फिर कोई और फास्ट कर लेगा, तो वो चीज मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमें अपने मेरिट पे अपनी कैपेसिटीज पे भी इक्वली फोकस करना चाहिए। ऑल राइट। क्या आपको कभी लगा है कि आपको बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एज अ चाइल्ड ट्रीट किया गया है, इन द सेंस दैट आप अगर कुछ अपने बारे में कहते हैं तो उसको सीरियसली ना लिया जाए? फॉर इंस्टेंस, इफ आई गिव माई एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ कम एन ऑन अर्थ पीपल बिलीव दैट आई कैन नॉट क्लाइंब स्टेयर्स। तो ऐसा होता है कि मैं कभी अगर अपने इंडोर नेविगेशन तो मैं अपने आप कर ही लेती हूँ, हॉस्टल्स वगैरह में भी, तो वहां पर भी कभी सीढ़ियाँ आ जाती हैं तो लोग मुझे रोकते हैं कि आगे सीढ़ियाँ हैं, तो मैं कहती हूँ मुझे पता है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, सीढ़ियाँ हैं। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। देन वो क्या करते हैं, नहीं हम ही क्रॉस करवा देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती आपको होल्ड कर ही लेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपको नहीं होल्ड करेंगे, बट वो वहीं खड़े रहेंगे ताकि वो देखें कि ये जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। सो द थिंग इज कि ये समझा जाता है कि हमसे ज्यादा वो हमें समझ रहे हैं, काइंड ऑफ दिस थिंग ना, कि ये बच्चा क्या है, मैं कर लूंगा बट वो कर नहीं पाएगा, ऐसी परसेप्शन रहती है। सो
Do you resonate with that idea, and if you would like to share anything on that? हाँ, ये काफ़ी कॉमन परसेप्शन है क्योंकि लोगों को डिसेबिलिटी अवेयरनेस नहीं है कि डिसेबिलिटी केवल एक पर्टिकुलर टाइप नहीं होता, उसका स्पेक्ट्रम होता है। Yeah. जैसे मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब नहीं है मैं बिल्कुल 100% विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। हो सकता है मुझे कुछ लाइट परसेप्शन हो या फिर वो जो स्टेजेस होती है अलग-अलग, वो लोगों को उसका आइडिया नहीं रहता। लोग ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ों को इमेजिन करते हैं, तो कोई बिल्कुल ही जिसको दिख रहा है, ये बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, बिल्कुल डार्क है। तो ये चीज़ लोगों को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी अलग-अलग फेजेज़ की डिसेबिलिटी होती है, काफ़ी अलग-अलग स्टेजेस होते हैं, अलग-अलग स्पेक्ट्रम होता है डिसेबिलिटी का भी। साथ ही में एक कॉन्डेसेंडिंग व्यू तो हमेशा रहता ही है कि अगर कोई पर्सन में डिसेबिलिटी है तो वो अपना डिसीजन मेकिंग खुद नहीं कर सकता, या फिर कोई भी छोटी से छोटी चीज होगी तो हम उसके लिए पहले कर दें कि वो थोड़ा स्लो करेगा या फिर उससे वो चीज नहीं हो पाएगी, ऐसे वो चीज इजीली करी जा सकती है। पर इसमें मैं मेरे केस में मैं बताना चाहूंगा कि मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव थी। उन्होंने मुझे मोस्ट ऑफ द केसेस में रियलाइज नहीं होने दिया। जैसे मुझे रॉक क्लाइंबिंग करनी थी, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं रॉक क्लाइंबिंग कर पाऊँ। उसमें उन्होंने मुझे जज नहीं किया। जितनी मुझे असिस्टेंस की जरूरत थी कि कहाँ पे पैर रखना है, कहाँ पे क्या करना है, उसमें वो मुझे गाइड कर दिया करते थे। जितना मैं उनसे माँगा करता था कि मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए। Yeah. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में दे वर कोऑपरेटिव। बट जहाँ पे बात करूँ एक्सटर्नल सोसाइटी की, तो वहाँ पे ये काफ़ी देखा जाता है कि उनको आइडिया नहीं रहता कि कैसे क्या चीज़ें हैं। अगर मैं आपको अभी रीसेंट एग्जांपल कोट करूँ, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं मेरे जो यूट्यूब पे हैं, तो उनके नीचे एक बहुत फ्रीक्वेंट कमेंट है कि इस इंसान की तो जो आँखें हैं वो ठीक दिख रही हैं, तो व्हाई इज़ ही क्लेमिंग टू बी 100% विजुअली इम्पेयर्ड? क्योंकि आँखें पूरी फ़ॉर्म्ड हुई हुई हैं, तो व्हाई इज़ ही क्लेमिंग दैट? ये कमेंट पढ़ के काफ़ी बुरा लगता है कि अब दे डोंट नो कि मेरे रेटिना में प्रॉब्लम है, और उसमें जो ऊपर कॉर्निया है या फिर जो लेंस है वो प्रॉपर दिखेगा, पर रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हो पाती है। तो दैट इज़ व्हाई आई एम 100% विजुअली इम्पेयर्ड। तो वो चीज़ अवेयरनेस फैलाने से ही आएगी, वो लोगों को बताना पड़ेगा, अवेयर कराना पड़ेगा, और उसके लिए आपके जैसे पॉडकास्ट काफ़ी एक यूज़फुल मीडियम है। Yeah. Thank you. And that's an interesting point of view. But अवेयरनेस जो है ये तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो गया। मैं आपसे एक एडवाइस फॉर मी एंड फॉर पीपल लाइक मी एंड लाइक अस ये लेना चाहूंगी कि उस इंस्टेंस पे हम कैसे रिएक्ट करें, बिकॉज वी नो पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प यू, बट अगर आप उनकी हेल्प लेते रहेंगे तो आप खुद कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो उस टाइम पे जस्ट ऑन दैट इंस्टेंस हाउ डू यू रिएक्ट? आप रूड भी नहीं हो सकते हैं बट आप नहीं रूड भी नहीं हो सकते हैं, सो हाउ हाउ वन क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन द टू? हुँ, ये डेफ़िनेटली डिलेमा रहता है। इसके लिए मेरा सजेशन वही रहेगा कि आप उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएँ कि जो ये चीज़ें होती हैं इसमें आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जैसे क्लाइंबिंग स्टेयर्स हो गया या प्लेन रोड पे चलना हो गया, तो आई कैन डू इट बाय माय सेल्फ। उसमें आप बिना रूड हुए एक सूदन तरीके से उनको आप समझा सकते हैं कि इन चीज़ों में मुझे आई डोंट नीड योर हेल्प, इफ आई विल नीड योर हेल्प आई विल टेल यू। तो इतना काफ़ी रहता है, और मेरे को लगता है कि लोग समझ जाते हैं अगर आप उनको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो। All right. So, coming to a bit of your life now, एक चीज जो मुझे लगी आपने जो अपने इंटरव्यूज में मेंशन किया है, that you don't know Braille, you just study with the help of technology. But keeping that aside, what are your views on Braille? You think that is important, or you think that is not important, or you have no views on it? पहले ये मेंशन करना ज़रूरी है कि मैं लेट ब्लाइंड हूँ। मैं जब 13 या 14 इयर्स का था तब मुझे विजुअल इम्पेयरमेंट होना स्टार्ट हुआ था, Hmm. और वो धीरे-धीरे प्रोग्रेसिव होके वो ज़्यादा हो गया था। तो मैं एक साइटेड स्कूल में ही था, मैं सेंट ज़ेवियर स्कूल में था, तो वहाँ पे ब्रेल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। Hmm. साथ ही में मैं जयपुर में था, तो मुझे आस-पास कोई सोर्स नहीं पता था कि मैं ब्रेल सीख पाऊँ, इसलिए मैं ब्रेल नहीं सीख पाया। Yeah. तो टेक्नोलॉजी को मैंने एज़ अ कंपेंसेटरी टूल यूज़ किया कि मुझे ब्रेल नहीं आती, तो पढ़ाई करने के लिए मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकती हूँ। पर हैविंग सेड दैट, ब्रेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, स्पेशली फॉर द पीपल जो इनिशियल अपनी लाइफ से ही विजुअल इम्पेयरमेंट फेस कर रहे हैं। तो उनके लिए एक ब्रेल काफ़ी अच्छा सोर्स हो सकता है चीज़ों को पहचानने का। जैसे मैंने पूरी दुनिया देख रखी है 8 क्लास के पहले। Hmm. आई नो हाउ एप्पल लुक लाइक्स या फिर हाउ अ डोर लुक लाइक। Hmm. पर जिसने नहीं देखा था तो वो टच करके फ़ील कर सकता है। अभी रिसेंटली मैंने एक एनजीओ में विज़िट किया था। Hmm. तो वहाँ पे उन्होंने ताजमहल के टेक्टाइल ब्रेल मैप्स बना रखे थे। Yeah. सो आई फाउंड इट टू बी वेरी यूज़फुल कि अगर जैसे अभी के केस में मैं ताजमहल नहीं देख पाऊँगा तो मैं Hmm. टच करके फ़ील कर सकता हूँ। सिचुएशन से ब्रेल काफ़ी यूज़फुल है। सिमिलरली जब ज्योग्राफी की बात आती है तो मैप्स और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लैंडमार्क्स से समझना Hmm. काफ़ी मुश्किल होता है विजुअलाइज़ कर पाना उस चीज़ को बिना देखे। Yeah. तो उस केस में ब्रेल एक काफ़ी यूज़फुल टूल है। ब्रेल का अपना रेलेवेंस है, वो कम नहीं है। Hmm. बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी और ब्रेल दोनों को इन टैंडम यूज़ करके काफ़ी अच्छा आउटपुट रीच किया जा सकता Interesting. Since you have cleared UPSC exam, let me ask you this controversial question maybe. Do you think with respect to
disability, or in other sense, there is some reform required in UPSC, and इसमें भी with special reference to disability, अगर आप कुछ कह सकें कि कुछ reforms की ज़रूरत है आपके according? यूपीएससी एन ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ मेरे एक्सपीरियंस में काफी अच्छा है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद पर्सन विद डिसेबिलिटी। वो अपने काफी ऑप्शंस देता है और मेजर केस में प्रॉब्लम नहीं आती। बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी परफेक्ट है। बहुत सारे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जैसे कि फर्स्टली एक इंडियन फॉरेन सर्विस नाम की सर्विस होती है, वो पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट को प्रोवाइड नहीं की जाती। आज तक की 10 ईयर की हिस्ट्री में केवल एक एग्जाम्पल है जिनको प्रोवाइड करी गई थी, बट उनको भी काफी कोर्ट केस और ये सब करने पड़े थे। तो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट कैन नॉट वर्क एज एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। Yes. वो उनको अलाउ करा जाना चाहिए। हम्म। साथ ही में एक दूसरा इम्प्रूवमेंट ये हो सकता है कि रिसेंटली जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अलाउ किया जाए। पर मैंने जब अभी फॉर्म भरा ड्राफ्ट 2 मेरा, जिसमें ऑप्शन होता है सर्विस चूज करने का, उसके अंदर आईपीएस चूज करने का ऑप्शन ही नहीं था। मतलब उस बटन को क्लिक करने का ही ऑप्शन नहीं था। बाकी सब सर्विस को प्रेफरेंस दे सकता था, आईपीएस को तो मैं दे ही नहीं सकता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी वायलेशन है। थर्ड चीज ये है कि जब कंप्यूटर पे एग्जाम देने की बात आती है, तो कुछ जो एग्जाम्स होते हैं, फिर कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अलाउ करती है इस चीज को, पर यूपीएससी इसको आज तक अलाउ नहीं कर रहा। इसके लिए केस अभी सबजुडिस भी है कोर्ट में। उसमें यूपीएससी का मुझे लगता है पॉजिटिव स्टैंस लेते हुए अलाउ करना चाहिए कि अगर किसी को कंप्यूटर पे खुद से एग्जाम लिखना है तो वो चीज उनको अलाउ करनी चाहिए। ये काफी नेसेसरी चीज है। डेफिनेटली। और एक सजेशन मैं आपके थ्रू कम्युनिकेट भी करना चाहूँगी, सिंस यू आर गोइंग टू बी अ पर्सन who is going to be in power, and I'm sure you're going to use your power in a positive way. So मैं एक सजेशन ये भी देना चाहूँगी कि with due respect to the organization, I found their attitude to be reluctant towards change. I was sitting this year examination, तो वहाँ पर assistive devices का ऑप्शन था कि if you want to take any assistive device for your exam, you can take that. एंड वहाँ पे एक लिस्ट में कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। तो जो मुझे डिवाइस लेना था दैट इज़ ब्रेलर, वो ब्रेल टाइपराइटर होता है। और सिंस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मैंने अपना ऑलमोस्ट सारा मैथमेटिक्स जो है ब्रेलर की हेल्प से किया हुआ है। और दैट इज़ अ डिवाइस जिसमें कोई बैटरी नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैं रफ वर्क के लिए उसे लेना चाह रही थी। एंड मैंने क्योंकि वहाँ अदर्स का ऑप्शन था लिस्ट में, तो मैंने अदर्स में उसकी पिक्चर वगैरह सब डाल कर भेजी। उसके बाद यूपीएससी कम्युनिकेटेड विद मी कि आप जो है वो इस डिवाइस के बारे में डिटेल्स दो कि इससे कम्युनिकेशन की जा सकती है या नहीं। तो वो सारी डिटेल्स मैंने उन्हें दी। एंड आफ्टर 15 days मुझे उनका रिस्पॉन्स आया दैट यू कैन नॉट टेक दिस डिवाइस बिकॉज यू आर गेटिंग अ स्क्राइब विद यू, तो रफ वर्क तो स्क्राइब ही कर देगा। then why do you need that device to do it? Now that is a very I didn't find that comment very it was very disappointing, क्योंकि अगर वो रखना है तो फिर मतलब असिस्टिव डिवाइसेस का जो है वो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ब्रेल वॉच असिस्टिव डिवाइस में था। सो ब्रेल वॉच में भी फिर हम ये कह सकते हैं कि स्क्राइब तो टाइम भी देख लेगा, तो व्हाई व्हाई अ पर्सन शुड टेक दैट? सो आई थिंक एक अवेयरनेस वहाँ पर भी ज़रूरी है। और they should be willing to change things and accept the changes. That is currently not happening. So if you by any chance get a chance to communicate these minor things to them, I think that would be really useful for the community. Surely. मेरा भी एक्सपीरियंस है ऐसे डिवाइस का। Yeah. मुझे सीसैट करने के लिए बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड जो होता है अपना, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट थी। मुझे ये था कि आप मेरा अलाउ नहीं कर रहे, तो आप खुद का दे दीजिए। तो क्योंकि बहुत बड़े जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर एक लार्ज फॉन्ट में बनाया जाए तो आई कैन परसीव देम लिटिल बिट। इसलिए मुझे बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी, मैंने उनको अप्लाई किया था अपने दोनों अटेम्प्ट्स में जो मैंने दिए हैं। तो उससे फिर उन्होंने काफी चीजें पूछी थी कि आपको बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्यों है, आप इसके लिए क्या करेंगे, कौन से क्वेश्चन है जिनके लिए आप करेंगे। पर एट द एंड मुझे उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, मुझे बोर्ड एलोकेट हो गया था। फिर उसके लिए काफी वो उनको ईमेल्स लिखने पड़े थे। ओके। आपका जो केस डेफिनेटली आपको अलाउ करना चाहिए था उस चीज के लिए। और अगर मैं बात पहुंचा पाया तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि दूसरी डिवाइस एटलीस्ट अलाउ करें और ऐसे रीजन ना दें।
Yeah, of course. The reasoning is more disappointing than not allowing. हम्म, That is the thing. Okay. Now, last year इन्हीं दिनों में एक विवाद आया था, पूजा खेडकर रो, you must have heard about it. एंड उसके बाद एक पूरी डिबेट शुरू हो गई थी whether persons with disability should be allowed in these services or not. Now, that was of course very disappointing, but what would be your arguments कि वहाँ पे कहा गया हुआ था कि long time के लिए, and these comments are by senior officers, educated people saying that they can't do long hours of work. So what would be your reaction to such comments? मुझे लगता है कि काफी डिसटेस्टफुल कमेंट थे और वो सही नहीं थे। और स्पेशली कमिंग फ्रॉम ब्यूरोक्रेट कम्युनिटी वो कमेंट्स काफी सही नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटी ब्यूरोक्रेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो Yeah. अच्छा काम भी कर रहे हैं और वो एट पार बेटर ही काम कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि और पूजा खेड़कर का जो पर्टिकुलर केस जो आप रेफर कर रहे हैं, जी. उस केस के अंदर एक पर्सन विद नॉन डिसेबिलिटी ने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना के किया था। Yeah. आई डोंट रिलेट इट कि ये कैसे कोरिलेशन हुआ कि अगर ये कोई फेक सर्टिफिकेट बना रहा है, Hmm. जिसका जेन्युइन सर्टिफिकेट है वो काम नहीं कर सकता, ये कैसे रिलेट हुआ और ये लोगों ने कैसे कोरिलेट ड्रॉ कर दिया, ये मुझे समझ में नहीं आता। Exactly. क्योंकि ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि पर्सन डिसेबिलिटी काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली काम कर सकते हैं, एट पार कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, जैसे कम भी कर सकते हैं। Hmm. बट ये कोई क्वेश्चन नहीं है। डिफरेंट लेजिस्लेशन हैं, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज हैं जहाँ पे इतना अच्छे लोगों ने काम कर रखा है। तो ये बेबुनियाद वो चीज थी। Right. Now let's come to some current affairs or current situation that had developed in the country. We saw a situation which was not officially a war, but which was not less than war either. तो मैं उसमें स्ट्रेटेजिक एंड उन डिटेल्स पर नहीं जाना चाहती, बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एज एज अ ब्यूरोक्रेट, what would be your attempts maybe in the aftermath of such events, as in लॉन्ग टर्म अवेयरनेस के लिए आप पब्लिक की क्या 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 मतलब आपके सॉल्यूशंस होते कि पब्लिक को वॉर पीरियड में या नियर टू वॉर पीरियड में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से हैंडल करना है। आई थिंक मतलब व्हाट डू यू थिंक कि उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एंड आई वांट यू आल्सो टू ब्रिंग टू लाइट दिस थिंग कि सोशल मीडिया पे हम लोग किस तरह से बिहेव करें, एंड बेसिकली हाउ टू हैंडल, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू पैनिक भी फैल रहा था। सो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ways of dealing with war, what would be your suggestions in this regard to public mainly? वॉर इज एन एक्सेप्शनल सिनेरियो। जब भी कोई कंट्री वॉर पे जा रहा है तो बिल्कुल एक्सट्रीम नीड्स होगी जब वो कंट्री कोई ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है, फिर एक पर्टिकुलर मिलिट्री ऑपरेशन या वॉर की लास्ट रिजॉर्ट को चूज कर रहा है। इस मोमेंट पे पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई फेक न्यूज ना फैलाए। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया था कि काफी फेक न्यूज फैल रही थी और बहुत लोग बहुत कुछ बता रहे थे कि कहाँ अटैक कर दिया या फिर कहाँ अटैक नहीं किया या फिर कितने इंडिया के प्लेन्स डाउन हो गए बिना किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन के। तो इससे एक पैनिक क्रिएट होता है, इससे फियर मॉन्गरिंग होती है और इससे बल्क बाइंग और ये सब चीजें भी हो सकती हैं। Hmm. तो हमें बीइंग अ सिटीजन्स ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल ऑफिशियल नैरेटिव्स को बिलीव करें उस टाइम पे, और सोशल मीडिया फेक न्यूज को एक बार क्रॉस चेक करें बिफोर शेयरिंग इट टू अदर पीपल। साथ ही में एक फिनोमिना और देखा गया था कि कुछ लोग अगर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं तो वहां पे जाके रील्स खुद की बना रहे थे या फिर फोटोज खींच रहे थे। Yeah. तो काफी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है और इवन फॉर द आर्मी टू टैकल दी सिचुएशन की लोग आके बाहर घर से बाहर निकल, जब उनको क्लियर गाइडलाइंस है कि घर के अंदर रहना है, Hmm. भी वो बाहर आके वीडियोस और फोटोज बना रहे हैं जस्ट फॉर व्यूज और लाइक्स। Hmm. तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग चीज है और ये लोगों को बचना चाहिए करने से, क्योंकि इट कैन लीड टू कोलेटरल डैमेज और उनको खुद को लाइफ एंड प्रॉपर्टी को लॉस भी हो सकता है। Right. Now let me bring in disability here. I realize कि war time के जो situations हैं, because I also faced some part of it. I was in hostel जब ये थोड़ा सा attack वगैरह हुआ. So the thing is, I found it कि हमें जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं, तो हमें वहाँ की जो लेआउट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में खुद से देखना पड़ता है कि कहाँ क्या है। अदरवाइज तो लोग कहते हैं हम ही आपको ले चलते हैं साथ में, बट नो बडी टीचेज वेयर व्हाट लाइज।
So I think this is also very important at the time of war, because you see, I was trying to escape the जहाँ पे ऐसा कुछ एक्टिविटी देखी गई ड्रोन्स वगैरह, so I was trying to escape that position, so I held somebody, and that person of course was in hurry. So that person, she just उसने मुझे छुड़ा दिया, and she just went away. Although the other persons came in and they guided me the way to a safe place, but then I realized, that those safe places और पूरा जो infrastructure होता है, उसके layout की जो एक मतलब एक ओवरव्यू है, वो पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी को पर्टिकुलरली देना बिफोर हैंड, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. सो आपको क्या लगता है कि और क्या विद रिस्पेक्ट टू डिसेबिलिटी, और क्या वॉर प्रिपेयर्डनेस में, आई एम नॉट सेइंग एट द टाइम ऑफ वॉर, बट इन द प्रिपेयर्डनेस ऑफ इट, क्या मेजर्स जो है आपको लगता है लिए जाने चाहिए? हम ये एक इश्यू है, पर साथ में जो ब्रॉडर इश्यू है एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल एक्सेसिबल कम ही है, हम्म. उसके कारण पर्सन विद डिसेबिलिटीज को नेचुरली प्रॉब्लम आती ही है. हम्म. तो सबसे पहले जरूरत है कि इस चीज को सॉल्व करने की, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल होगा तो वी कैन मैनेज बाय आवरसेल्व्स. Yeah. बट अब इस सिचुएशन में जहाँ पे नहीं है हमारे पास इतने रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं हो पाया जितना होना चाहिए, हम्म. तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जब वॉर की सिचुएशन है तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो एक इग्नोर्ड कम्युनिटी रहती है ऐसे किसी भी सिचुएशन के अंदर, हम्म. फोकस कम रहता है गवर्नमेंट्स का या फिर ब्यूरोक्रेसी का. हम्म. इन पे फोकस ज्यादा डालना चाहिए कि इफ दे हैव टू बी मेड रेडी कि कहाँ पे एस्केप रूट्स हो सकते हैं, या फिर कहाँ पे, अभी जैसे कल ही इंडिया में एक स्टैम्पीड हुई थी एक जगह पे, Yes. स्टैम्पीड की सिचुएशन में भी कहाँ पे एग्जिट रूट्स हो सकते हैं, तो ये चीज किसी भी पब्लिक प्लेस में कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है. और टेक्नोलॉजी में गूगल मैप्स और ऐसी चीजों से काफी इजीली ये करा जा सकता है, अगर इंटेंशन हो तो. ये चीज करनी बहुत नेसेसरी है. Yeah, definitely. So, last question from you, from my side. बहुत बार ये देखा गया है कि डिसेबिलिटी सपोर्ट के नाम पे जो पहली चीज और जो आखिरी चीज आती है इन द माइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वो आती है इकोनॉमिक सपोर्ट. आई एम नॉट सेइंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट देन to what extent is it required, and what should be restraint on that, and what is the need to move beyond that perception? एक कोट है जो मेरे पास है, डोंट गिव अ फिश, इंस्टेड टीच फिशिंग. Yeah. मतलब आप कुछ फिश दे देंगे तो वो कुछ टाइम तक ही चले पाएगी. Hmm. अगर आप किसी इंसान को फिशिंग ही सिखा देंगे, आप उसको स्किल डेवलपमेंट कर देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग कर देंगे, तो वो लॉन्ग टर्म खुद अपना एम्प्लॉयमेंट सोर्स ढूंढ सकता है खुद से. तो ये केवल एक इकोनॉमिक इंसेंटिव, स्कॉलरशिप्स ये नेसेसरी हैं, Yeah. कि ये देखा गया है कि डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी आर इंटरसेक्शनल. Yes. जो पॉवर्टी होते हैं वहाँ पे डिसेबिलिटी के कारण ज्यादा होते हैं, Hmm. और अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं एज पर द पर्सन सोसाइटी. Hmm. तो दीज फाइनेंशियल एड्स कैन बी यूजफुल, बट वन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड कि केवल फाइनेंशियल एड दे दी और आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर. Hmm. रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि अमर्त्य सेन जी का कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग. तो वो चीज करनी बहुत जरूरी है. अगर उस इंसान का टैलेंट या मेरिट बाहर लाना है, तो आप उसको कैपेसिटी बिल्ड कर दीजिए, वो अपने आप खुद का एम्प्लॉयमेंट ढूंढ पाएगा, खुद के लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी पाएगा. All right. So, that is all from my side. Anything you would like to add from your end? थैंक यू सो मच. आपने जो इंटरव्यू लिया, मैंने काफी इंटरव्यू दिए लास्ट मंथ में, पर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं और सेम सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Yeah. जो आपने क्वेश्चंस पूछे ये एक्चुअल में जो रियल लाइफ इश्यूज है उनको टैकल करते हैं और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के एसोसिएटेड हैं एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी. तो आई थिंक इट वुड बी वेरी यूजफुल कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ रहा है जो मेन स्ट्रीम से अलग हैं. Yeah. Thank you for that comments. It's an honor. I wish you all the very best for your future endeavors, and thank you so much for joining. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ग्रेट होस्ट.